नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं मैं लेकर के हमारा खास प्रोग्राम 24 का चक्रवर्ती। सियासत के गलियारों में आजकल जो भी हो रहा है उसका सीधा कनेक्शन 24 के इलेक्शन से है। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं दो बड़ी खबरों के साथ। क्या वो बड़ी खबर है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे तो उनका वही बॉस वाला अंदाज वहां भी नजर आया। उनके स्वागत में जो गर्मजोशी थी वो दिखा रही थी कि दुनिया का कोई कोना हो, मोदी की इमेज का कोई सानी नहीं है। देखने वाली बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में महिलाएं जिस गाने पर डांस कर रही थी, तब मेरे घर राम आए हैं भक्ति गीत उस वक्त बज रहा था। यानी एक तरफ पीएम मोदी ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो अभी हम आपको दिखाएंगे उस पर भी आप नजर डालिए, और जब आप इस पर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि राजनीति एक बार फिर से 60 डिग्री के एंगल पर घूमने लग गई है। असल में ये देश में एक बार फिर से बहस सनातन को लेकर के हो रही है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा तो डीएमके सांसद ए राजा ने एचआईवी इसे बताया। उधर आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद ने भी तिलक लगाने वालों पर हमला बोला और कहा कि तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बना डाला है। इस मुद्दे पर बीजेपी खुलकर मैदान में इस वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेताओं को हिदायत भी दी है कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों का सख्ती से जवाब दिया जाए। तो ऐसे में जाहिर है कि लड़ाई सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू वोट के बंटवारे को लेकर के ही शुरू हो चुकी है, और आगे जो टारगेट है वो है 2024 का वो इलेक्शन जो ये तय करेगा कि ये वोट किसके फेवर में जाने वाला है। क्योंकि लगातार विपक्ष की टेंशन बढ़ रही है। एक एक टॉपिक ऐसे लेकर के बीजेपी सामने आ रही है, जैसे सनातन का मुद्दा हो गया, इसके साथ ही इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 को आखिर कौन साध पाएगा। और देखिए, इसमें कोई शक भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बेहद कर्मठ और मेहनती प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपनी इसी मेहनत के दम पर खुद को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया है। बिजी वक्त में भी इंडोनेशिया में आसियान समिट में हिस्सा लेकर के उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो भारत की नीतियों और दुनिया के समीकरणों को लेकर के कितने ज्यादा सजग हैं। प्रधानमंत्री की आसियान समिट के क्या मायने हैं, पहले इस रिपोर्ट के जरिए आपको वो समझा देते हैं। देश G20 की मेजबानी के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में आसियान समिट के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की ये तस्वीरें दिखा रही है कि दुनिया में मोदी होने के क्या मायने हैं। ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और दिखाया कि कैसे लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने या एक झलक पाने के लिए ललायत नजर आते हैं। इंडोनेशिया की ये विजिट बेहद महत्वपूर्ण है। असल में मोदी सरकार चीन की चालबाजियों का कांटा निकालने के लिए आसियान देशों को प्रायोरिटी दे रही है। भारत सरकार ने पहले की लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। यानी अब सिर्फ पूर्वी देशों पर नजर नहीं, बल्कि आगे बढ़कर के एक्शन का वक्त है। और प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट में इसकी झलक भी दिखाई दे रही है। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट को गहराई से देखें तो उन्होंने आसियान देशों को इंडो पैसिफिक की शांति के लिए सबसे अहम करार दिया। यानी भारत एक तरफ दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर क्वाड ग्रुप के जरिए चीन को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन से जिन देशों को खतरा है उनसे नजदीकियां बढ़ाकर चीन के विस्तारवाद को चुनौती दे रहा है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान के नजरिए को समर्थन,
आसियान का भारत की हिंद प्रशांत पहल में प्रमुख स्थान, आसियान की वैश्विक विकास में अहम भूमिका, वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी सहयोग बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा एक तीर से कई शिकार करने वाली रणनीति अपनाते हैं और इसलिए जियोपॉलिटिक्स में उनका कद इतना ऊंचा है कि आज दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम पर नजर रखते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की हैसियत दुनिया में इतनी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन उनसे ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं। Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कहते हैं और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनके पैर छूकर स्वागत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की साख आज अभूतपूर्व ऊंचाई पर है और इसका श्रेय निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। इसलिए दुनिया आज पीएम मोदी को विश्व गुरु और विश्व शांति के प्रणेता के तौर पर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप समझ सकें कि प्रधानमंत्री मोदी अगर आज ग्लोबल ब्रांड है तो इसके पीछे की वजह आखिर है क्या। लेकिन अब आपको हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कद उन्हें 24 का चक्रवर्ती कैसे बना रहा है। पहले ये तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है विपक्षी गठबंधन की मीटिंग की, जो हाल ही में मुंबई में हुई। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया नाम का ये गठबंधन इन तमाम चेहरों में किससे प्रधानमंत्री बनाएगा? नहीं तय कर पाए ना। देखिए, आप तो क्या, इस गठबंधन के किसी नेता के पास अभी तक ये जवाब नहीं है कि इनमें से देश का प्रधानमंत्री ये किसे बनाएंगे। तो फिर किस दम पर ये मोदी जैसे ब्रांड से टकरा सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। हालांकि विपक्ष के नेता ने तर्क ये भी दिया है कि वो चुनाव जीतने के बाद चेहरा चुन लेंगे, लेकिन संगठन चलाने के लिए संयोजक तो जरूरी है। लेकिन इंडिया गठबंधन नाम रखने के अलावा विपक्षी नेता किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि बीजेपी सधे कदमों से अपनी स्ट्रैटेजी बना करके तेजी से आगे बढ़ रही है और जिसका फायदा 2024 में बखूबी बीजेपी को होने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की 2024 के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो इतनी मजबूत हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा और चुनाव का वक्त नजदीक आएगा तो हवा का रुख अपने आप बदलता चला जाएगा। कैसे, हम आपको ये भी बताते हैं। देखिए, अभी सितंबर का महीना चल रहा है और देश G20 की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ये बता चुके हैं कि भारत की तरक्की में ही दुनिया का भविष्य छिपा हुआ है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में G20 का एजेंडा भी बताया। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। हमारे लिए पृथ्वी एक परिवार की तरह है, यही संदेश पीएम की तरफ से दिया गया और परिवार में हर एक सदस्य का भविष्य दूसरे सदस्य के साथ जुड़ा हुआ है। जी, यही G20 को लेकर के हमारा नजरिया है और यही नजरिया प्रधानमंत्री के पूरे विजन को लेकर के आगे चल रहा है और यही नजरिया दुनिया के प्रति बदलाव लाने की कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, इसको लेकर के हमने आपको डिटेल में भी बताया, लेकिन पिछले 9 सालों में अपने देश के अंदर भी कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हो और कैसे ये नजरिया बने और कैसे इसका पालन हो, इसको लेकर के एक मॉडल और इसकी सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी लेकर के गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब विश्व भर के नेता मुझसे मिलते हैं तो भारत को आशा भरी नजरों से अब देखते हैं। वो लोग भी मानते हैं कि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया है। देश की सौर ऊर्जा क्षमता 20 गुना ज्यादा बढ़ी है। पवन ऊर्जा के मामले में हम दुनिया के बिल्कुल टॉप 4 देशों में सम्मिलित हो चुके हैं। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त है। सरकार पर लोगों को पूरा भरोसा है। सरकार को भी देश के लोगों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। तो ये तो अभी शुरुआत है। G20 समिट से मोदी ने संदेश ये भी दिया कि भारत अब दुनिया के किसी भी देश से इतना सा भी कम नहीं है। भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी से लेकर के हर एक क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी ग्लोबल छवि का मैसेज पूरे देश में पहुंचा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया मोदी के इर्द गिर्द है और आज भारत का नाम इज्जत से लिया जाता है। दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो रही है और भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया वाली अपनी इमेज को दोबारा हासिल करने की तरफ अग्रसर है। देखिए, ये तो कहानी हो गई 2023 की। ये ट्रेलर दरअसल उस पिक्चर का है जो प्रधानमंत्री मोदी 2024 में दिखाने वाले हैं। 2024 का अब सियासी कैलेंडर क्या कहता है, ये भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए, साल के मार्च, अप्रैल और मई चुनावी महीने होंगे।
जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप इस स्ट्रैटेजी को समझिए कि कैसे अगला साल यानी 2024 जिसमें आम चुनाव है वो एक सियासी कैलेंडर की तरह है, वो फिर किसी भी दल के लिए हो, लेकिन बीजेपी इसे भुना रही है। अब ये कार्यक्रम जो है उद्घाटन का वो बहुत बड़े स्तर पर और बड़ी भव्यता के साथ किया जाएगा। ये कार्यक्रम हिंदुत्व के एजेंडे को जबरदस्त मजबूती देगा। और इसके बाद 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस का मौका होगा, इस मौके पर इस आयोजन में क्वाड देशों के नेता आ सकते हैं, ये बात कही जा रही है। अब इससे प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक नेता की जो छवि है जाहिर तौर पर और मजबूत होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के राजनीतिक रिश्ते कितने तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। आज दोनों देशों के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी आदान प्रदान के समझौते हो रहे हैं जो एक दशक पहले संभव ही नहीं थे। भारत में अगले साल क्वाड ग्रुप की अहम बैठक है जिसमें भी राष्ट्रपति बाइडेन के हिस्सा लेने की पूरी संभावनाएं जाहिर की जा रही है। तो चक्रवर्ती का अर्थ ही होता है कि पूरी दुनिया में जिसका प्रभाव हो और जिसके सामने बड़े से बड़ा राष्ट्राध्यक्ष नतमस्तक हो, यानी प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल ब्रांड होना दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक तो है ही, साथ ही आने वाले चुनावों में उन्हें चक्रवर्ती बनाने की तरफ उठाया जा रहा एक सोचा समझा कदम या रणनीति भी कह सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में। और अगली बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 2024 के चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। कैसे? असल में हम सब जानते हैं कि चुनाव में पार्टियां अक्सर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और जातियों में विभाजन का एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं तैयार करती है। लेकिन इस बार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो दिखा रहा है कि हमारे देश की राजनीति का कहीं मंडल कमंडल वाले दौर का दूसरा अध्याय तो शुरू नहीं हुआ। याद आया आपको? जी, सबसे पहले ये 4 चेहरे आप देखिए। पहले हैं एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। दूसरा चेहरा आपको दिखाते हैं वो है डीएमके सांसद ए राजा। अब तीसरा चेहरा आरजेडी के बिहार प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह। और चौथे हैं सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में सनातन पर चोट करने की कोशिश की। उदयनिधि ने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा, ए राजा ने सनातन को HIV कह दिया, जगदानंद सिंह ने गुलामी के लिए तिलक वालों को जिम्मेदार ठहराया और स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार कभी रामचरितमानस कभी सनातन को लेकर के चोट करते आ ही रहे। देखिए ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। कैसे? ये संयोग इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेता सनातन पर चोट कर रहे हैं, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है। कैसे? आपको दिखाएंगे। देखिए, देश जब आम चुनाव के मुहाने पर जा रहा है तो तनाव का जो दायरा है वो जाहिर तौर पर और बढ़ने लग गया है। जातियों के समीकरण सेट किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जातीय जहर घोलने में बखूबी लगी हुई है और सनातन पर सीधी चोट तेजी से की जा रही है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ऐसे बयान सुनाई दे रहे हैं जो जातिगत ध्रुवीकरण की सीधी कोशिश नजर आ रही है। जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण कम पड़ जाए तो पार्टियां किस तरीके से जातीय उन्माद का बीज बोकर चुनावी फसल काटती है, आज की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। सनातन को लेकर के नफरती बोल का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे और प्रदेश में खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से यूं ही नहीं की थी। ये संयोग नहीं, एक प्रयोग था। डेंगू காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும், அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। अब इसी लाइन को बढ़ाते हुए डीएम की सांसद ए राजा ने सनातन को HIV करार दिया है। सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया से की। सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று। மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அதை ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது। அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது। उधर बिहार में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए सीधे तिलक लगाने वालों को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया। देश मंदिर बनाओ या मस्जिद तोड़ो से नहीं चलेगा। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था, और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है ब्रह्मांड संग्राही को। मन पर बैठने वाली हमारी महिलाओं, हम सवाल की प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं?
ये भारत है, और ज्यों ही किसी देवता का नाम आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट से तो सभी वाकिफ हैं। रामचरितमानस से लेकर सनातन तक के लिए जहर उगलने का उनका इतिहास रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य हों या उदयनिधि, ए राजा या जगदानंद, ये सभी पार्टियां जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं जो जातियों के बीच भेदभाव और मनमुटाव पैदा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब देखिए, सवाल ये है कि ये पार्टियां आखिर ऐसा कर क्यों रही है? तो इसका जवाब है कि जातिगत ध्रुवीकरण। जी, असल में बीजेपी सीधे हिंदू वोटर्स को टारगेट कर रही है। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के सामने किसी भी पार्टी का टिकना बिल्कुल आसान नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां हिंदू समाज को जातियों के आधार पर बांटकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है। बीजेपी की विरोधी पार्टियों के पास हिंदुत्व की काट नहीं है और हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत होने से पार्टियों के अस्तित्व को भी खतरा है। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इससे हिंदुत्व के एजेंडे को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अब ऐसे में पार्टियां जानबूझकर सनातन पर चोट कर रही है। क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि इससे जातिगत ध्रुवीकरण होगा, सवर्ण जातियों और पिछड़ी अनुसूचित जातियों में टकराव बढ़ेगा और इससे हिंदू वोट का जो बिखराव है वो भी संभव है। जातिगत ध्रुवीकरण के लिए पार्टियां सिर्फ सनातन पर चोट नहीं कर रही, बल्कि जातिगत जनगणना का मुद्दा भी जोर शोर से खूब उठा रही है। बिहार में भी देखा होगा आपने। और हाल ही में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो चिट्ठी लिखी, उसमें भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया गया। यानी पार्टियां अच्छी तरीके से जानती है कि अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ तो फिर सारे समीकरण फेल हो जाएंगे। अब बिहार में आरजेडी, जेडीयू, यूपी में सपा, बसपा इसी इरादे से जातिगत जनगणना की मांग करती हुई नजर आती है। यानी पूरा खेल जातियों के समीकरण से 24 की सत्ता पाने का है। लेकिन इसके लिए सनातन पर चोट की जा रही है, जिसे बीजेपी ने अब मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं कि 2024 में बीजेपी को ये एक बड़ा फायदा भी पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ कहानी फिलहाल खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से एक और नई कहानी की शुरुआत हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो अपने दुश्मन के हथियार का उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और बहुत बखूबी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रियों के साथ अहम बैठक की और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि के स्टेटमेंट का सही तथ्यों के साथ आप जवाब दीजिए। उदयनिधि, ए राजा और जगदानंद के स्टेटमेंट पर बीजेपी नेता रविशंकर ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। सवाल मुझे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी से पूछना है, मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? तो अब आप पूरा प्रोपेगेंडा समझ गए होंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि रणनीति कैसे अलग अलग पार्टियां बना रही है। अगर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के चल रही है तो ये जो तमाम पार्टियां हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ इसलिए नहीं है कि वोट बैंक की कमी उनके पास हो जाए, बल्कि उनका अपना एक अलग एजेंडा है जिसे सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 24 के चक्रवर्ती बनने में ये तमाम मुद्दे अहम हो पाएंगे उन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जो ना चाह करके भी या चाह करके भी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं।